इजरायल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और साथ ही इस्फहान पर भी बॉम्बर बरसाए और इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। फोर्डो, जो अब तक ईरान का सबसे गुप्त और सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइट माना जा रहा था, अमेरिका ने वहां 1 दर्जन बंकर बस्टर बम गिराने के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी, रक्षा सचिव ने इसकी जानकारी दी, लेकिन ईरान की तरफ से बयान आया कि फोर्डो को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने दावा किया कि हमले की आशंका के चलते पहले ही 400 किलो यूरेनियम को हटा लिया गया था। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ओर से ये जो बड़ी बात है वो कही जा रही है क्या, और ये चूक हुई है क्या, यह भी बड़ा प्रश्न है। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह से अपने सबसे शक्तिशाली जो बंकर बस्टर बम्स हैं उनका इस्तेमाल किया था, GBU-57 का, उससे लगता था कि ईरान अब इस लड़ाई में बहुत पीछे चला गया है। हालांकि ईरान के हौसले अब भी पस्त नजर नहीं आ रहे हैं और वो अमेरिका को धमकी दे रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी हालत में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका के ईरान पर हमले से युद्ध और भी ज्यादा भीषण होने की आशंका है, क्योंकि चीन और रूस ने ट्रंप के इस दखल की कड़ी निंदा की है। चीन, रूस, ईरान को अमेरिका का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। और वहीं देखिए कि ट्रंप ने ईरान पर हमला कर सैन्य कार्रवाई तो की ही, लेकिन अब ट्रंप ईरान में तख्ता पलट की तैयारी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें मेक ईरान ग्रेट का जिक्र था, और जिसके बाद यह सवाल अब तेज हो गया कि क्या ट्रंप जल्द ही अली खामनेई को सत्ता से बाहर कर देंगे, और तख्ता पलट करने का ये प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए कि ट्रंप के हमलों से ईरान बेखौफ है। ट्रंप ने इन हमलों से क्या हासिल किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। फोर्डो से ईरान ने यूरेनियम हटा लिया था और देखिए फोर्डो प्लांट को हमले से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, तो क्या ट्रंप के ईरान पर हमले फेल हो गए, इसे इस तरह से देखा जाए। और अब ईरान की धमकी से ट्रंप कैसे निपटेगा। तो इसी के साथ 3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह कि ईरान में तख्ता पलट करवाएंगे क्या ट्रंप, यह मकसद है क्या, यह पहला सवाल। और वही दूसरा सवाल यह है कि ईरान की धमकी से अब ट्रंप कैसे निपटेंगे। और वहीं देखिए कि तीसरा सवाल, क्या ईरान पर हमला करके भी नाकाम रहे ट्रंप। और विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल ने तेहरान पर हमला शुरू कर दिया है, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, इजरायल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। हम लगातार देख रहे थे कि अमेरिका के हमले के बाद से ईरान पूरी तरह से हमलावर था इजरायल के ऊपर में, लेकिन अब इजरायल भी चुप नहीं बैठ रहा। इससे पहले भी हमने लगातार देखा था इजरायल ईरान पर एक दूसरे पर बमबारी का दौर जारी था, लेकिन अब जब अमेरिका के हमले के बाद ईरान एक बार फिर से जो है वो ज्यादा हमला करना शुरू कर चुका है, तो इजरायल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इजरायल ने तेहरान पर देखिए शुरू किया ये हमला, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो बिल्कुल कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है इजरायल ने ईरान पर। ये देखिए इजरायल ने तेहरान पर शुरू किया हमला, तो इजरायल की भी मजबूरी है जवाब देने की। और ईरान जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलों पर मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा था, अब इजरायल भी कह रहा है कि अब मेरी भी बारी है और मैं भी तुम्हारे मुल्क में तबाही मचा सकता हूं। तो देखो कैसी तबाही जो मचाई जा रही है, उसी की तस्वीरें। ये धुएं का गुब्बार, एक विस्फोट के बाद जो हवा में ये धूल और धुएं का गुब्बार है, इस बात की तस्दीक करता है कि हमला बहुत शानदार बड़ा हमला इस वक्त हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजरायल के खिलाफ हमले का वीडियो भी जारी किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत देखिए 20वीं मिसाइल वेब का ये वीडियो है, और ऐसे में देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के इलाकों को निशाना बनाया गया। इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागी गई है ये मिसाइल। बिल्कुल ये खतरनाक हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल पर यह हमला, इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह हमला।
और खास तौर पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 20वीं मिसाइल, ये 20वीं यानी 20th मिसाइल वेव का वीडियो है। यानी कई वेव्स में मिसाइल दागी गई हैं, उसमें से ये 20th वेव है, 20वीं वेव है। और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। बेहद खतरनाक स्थिति, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। तो इस वक्त युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और अपडेट्स क्या हैं और आगे क्या होगा, इसको भांपने के लिए हर किसी की एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जय हिंद। कैप्टन श्वेता मिश्रा जी, जय हिंद मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे साथ हैं। और डॉक्टर शब्बीर चौधरी जी भी हैं, लेखक हैं और कल भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे और अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले चलिए डॉक्टर शब्बीर जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर आप समझाने का प्रयास करें कि अब कौन गलत कौन सही और कितनी लंबी ये लड़ाई चलने वाली है, ईरान क्यों इतना लंबा इसको खींचने का प्रयास कर रहा है, जब कहा जा रहा है कि भाई अपने न्यूक्लियर जो एम्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको दरकिनार कर दो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, नहीं मैं दागूंगा मिसाइल, खत्म करूंगा इजराइल को। ये सोच आपको गलत नहीं लगती साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि ये जंग क्यों शुरू हुई है, ठीक है। अब ये होता है अभी गलत कौन है सही कौन है, अमेरिका और इजराइल तो गलत हो ही नहीं सकते ना। वो तो कहते हैं कि हम तो पता नहीं कुछ स्पेशल आदमी है, स्पेशल लोग हैं। इजराइल अगर दुनिया जहाँ के एग्रीमेंट्स को फॉलोआउट करे, यूएन रेजोल्यूशन को फॉलोआउट करे, कोई कुछ नहीं कहता है, इसलिए कि वो घर का दमाद है, जमाई है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। इजराइल पाकिस्तान सॉरी जो जितना ईरान बार बार कह रहा है मैं अमल कर रहा हूँ, मैं बम नहीं बनाऊंगा, उसको हमेशा अटैक किया जाता है। दीगर मुस्लिम ममालिक को भी टारगेट किया जाता है। तो ये एक लड़ाई जो है ना, इसकी कुछ उसको समझने की ज़रूरत है। आप ये कहते हैं ठीक है हमने तबाही बर्बादी कर दी वहाँ पर। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जो एसेट्स थे, वैल्यूएबल एसेट्स थे, वो ऑन टाइम रिमूव कर दिए गए थे। आज जो है ना कंफर्म किया है, टॉम कूपर साहब जो कि वियना से हैं, एक्सपर्ट है इस फील्ड के, वो कह रहे थे कि जो कुछ भी अमेरिका ने किया इट वॉज टू लेट, ठीक है। तो जहाँ तक जंग का तल्लुक है, ये ख़त्म अभी ईरान की आर्मी के तर्जुमान ने ये कहा है कि ये जंग ट्रंप ने शुरू की थी, अमेरिका ने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे जी। ईरान इज डिटरमिन्ड टू गो अहेड। लेकिन वो आप इजराइल को दामाद बोल रहे हैं, लेकिन उस दामाद को परेशान करने वाले कितने वहां पर है, हिजबुल्लाह, हमास, हुती हैं, लगातार वहां से बॉम्ब गिराते हैं, मिसाइल गिराते हैं तो ईरान के प्रॉक्सी वर्दीधारी आतंकवादी हमास, हुती, हिजबुल्लाह, उनका उपयोग करके। अब ये कभी ना कभी ईरान पर तो जाना ही था। ईरान इनसे एंगेज करके सोच रहा था कि मैं निपट लूंगा, मैं अपना बॉम्ब बनाता हूं, तैयार करता हूं। और आप जिस तरीके से शबीर साहब आप कह रहे हैं कि उन्होंने एसेट्स अपने मूव कर लिए, क्या हथियार मूव कर लिए क्या साहब? देखिए, मैं हथियार को मैं लफ्ज़ नहीं किया, मैंने एसेट्स का कहा था, जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो मूव हुई हैं। मुझे पता है क्या रिमूव हुआ है, लेकिन आई डोंट नीड टू स्पीक। नहीं बोलिए ना शबीर साहब, ऐसे तो नहीं, आप बताइए ना सब क्या मूव। अब सुनिए ना, ईरान सॉरी जो इजराइल ने किया, गाजा पर 2 साल हो गए मारते हुए, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बोल रहा है? यानी देखिए ना, आप एक तरफा देखते हैं, अगर इजराइल पर कुछ बम गिर गए हैं तो सबको अफरा तफरी आ गई है, तकलीफ हो रही है। शबीर साहब, अगर 7 अक्टूबर 2023 में हमास वहां पर ऐसे अंधाधुंध खोल के बेड़ा पार करके, आप समझ लीजिए जो फेंस को पार करके औरतों बच्चों को मार रहे हैं और उन्हीं के फोन से कॉल करके बता रहे हैं कि देखो मां मैंने इनको मार दिया है, और बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, वो कत्लेआम किया, उसके रिस्पॉन्स में तो इजराइल ने हमला किया था। शबीर साहब चलिए, आपका पर्सपेक्टिव लिया, आपको शुरुआत में मौका दिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, और सर आपका रुख करते हुए इस बात को, क्योंकि देखिए एक जिस तरह से कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सामने आते हैं मीडिया के, वो कहते हैं कि जो सैन्य कार्रवाई, जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई है वो बेहतरीन रही है और सफल रहा। लेकिन आज जाकर के पता चलता है कि उन्होंने तो ये सब कुछ हटा लिया था, जैसे लगातार ईरान इसका दावा भी कर रहा था। अब इसकी तस्दीक जो है वो देखिए अमेरिका की तरफ से भी कर दी गई है। तो क्या ये वार खाली चला गया कि ये भी एक कहे कि ईरान अब कह सकता है जहां से तुम सोचना शुरू करते हो, वहां से तो जहां तुम्हारी सोचने की खत्म होती है क्षमता, वहां से हमारी शुरुआत हो जाती है? हो ये रहा है कि लोगों ने सोचा कि शायद CIA ने और मोसाद ने सोचा कि शायद इन्होंने सारी अपनी जो यूरेनियम है 60% तक प्रोफाइल करने के बाद उनको एक जगह पे एक भंडार में रखा होगा। लेकिन ये आम बात है, हम में से जो लोग फौज में रह चुके हैं हमें मालूम है कि कोई भी मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को
बोला तो चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे उसके मिसाइल्स हो, चाहे उसके वॉरहेड हो, चाहे वॉरहेड का फ्यूज हो, एक जगह नहीं रखते हैं। भारत, पाकिस्तान और सारे देश अपने जो यूरेनियम होते हैं या थोरियम होते हैं, इनके भंडारण को अलग अलग जगह रखते हैं। ईरान को तो वार्निंग मिल रही थी पिछले 1.5 साल से इसकी हमला हो सकता है, पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। ईरान को तो वार्निंग मिल रही थी 10 दिन पहले से कि अमेरिका हमला कर सकता है बंकर बस्टिंग बॉम्ब के साथ। तो ईरान के पास बहुत समय था, अगर उन्होंने नहीं भी सोचा था पिछले 1.5 साल में, पिछले 10 दिन लेकिन में, देवनाथ सर, जो जानकारी जैसे मिल रही है कि 2 साल से ये प्लानिंग अमेरिका की भी चल रही थी, उसे बस एक मौके का इंतजार था कि कब ईरान को जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जा सके। तो क्या ये एक समझ नहीं पाए और ईरान ने पूरी तरह से घुमा दिया? जो अब तक हम कह रहे थे कि देखिए B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है तो ईरान को झटका दिया है, लेकिन ये झटका तो अब अमेरिका को ही लग गया है। ये जो B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया इन्होंने, GBU 57 गिरा दे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण तो राजनीतिक है। जब ट्रंप ने आज से 4 दिन पहले बयान दिया था कि अब हम 2 हफ्ते के बाद सोचेंगे, तो दुनिया भर में उनकी काफी किरकिरी हुई थी। खासतौर से जो यूरोप के देश हैं, नेटो के देश हैं, जो कि इजराइल के सपोर्टर्स हैं और अमेरिका के सपोर्टर्स हैं, सबने बहुत क्रिटिसाइज किया था ट्रंप को कि इजराइल हर रोज मिसाइलें झेल रहा है और अमेरिका कहता है कि 2 हफ्ते के बाद सोचेंगे। तो ट्रंप के ऊपर जाहिर बात है कि बाहर के देशों से और शायद उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी का एक्सट्रीम भयंकर राइटिस्ट लोग हैं, तो होता ये है कि ये जो हमला किया है इसमें ये सोचना कि 14 बॉम्ब गिराने से या 12 बॉम्ब गिराने से, 7 बॉम्बर भेजने से इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त कर सकते हैं, ये फौजियों को मालूम है कि ऐसा होता नहीं है। हमने भी इंडियन एयरफोर्स में हमने भी डीप बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराए हैं जी। और बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो है टारगेट के 10-20-30 मीटर इधर उधर गिर जाते हैं। ये जो बोलते हैं ना +- 3 मीटर एक्यूरेसी, ये सब किताबों के लिए होती है। दूसरी चीज, सारे बंकर बस्टिंग बम जब जमीन को टच करते हैं उसके बाद जमीन की हार्डनेस होती है, जमीन की कंपोजिशन होती है, इधर पत्थर उधर रेत उधर कंक्रीट, तो वो दाएं बाएं डिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं। खासतौर से एक बंकर बस्टिंग बम जब तक वो 200-300 फुट तक जाता है, वो अपने लक्ष्य से, इंटेंडेड टारगेट से डेविएट हो सकता है, डेविएट हो सकता है। कैप्टन श्वेता मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ ईरान कह रहा है कि जो ये हमला किया गया है न्यूक्लियर साइट्स पर ये सुपरफिशियल है, लेकिन वही दूसरी तरफ अमेरिका के बयानों की बात करें, अगर रक्षा सचिव के ही बयान को हम देख ले तो वो कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट को 100% अचीव किया है। जो हमारा लक्ष्य था कि हमें न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, हमने वो किया। अब कौन आपको लगता है सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? पलक, देखिए, जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ है, जिस दिन से इजराइल ने पहला अटैक किया है, उस दिन से इजराइल ने पहली बात तो यही कही कि उनके लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है। तो उस दिन से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होगा, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और इसी के चलते अमेरिका ने जब अटैक किया तो उस समय तक न्यूज चैनल्स पे, मीडिया पर, चाहे वो इंडिया के हो, यूएस के हो या विश्व के कहीं भी हो, इतने बार एनालिसिस हो चुका था। तो ये एनालिसिस ईरान के पास भी था, तो ऑब्वियसली वो तैयार थे फोर्डू पे अटैक के लिए, वो तैयार थे नातांज पे अटैक होने वाला है हमारे ऊपर, या इस्फाक जो उनके यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज है उन पे अटैक होने वाला है, उसके लिए वो ऑलरेडी रेडी थे। तो ये बात जो उन्होंने अभी ईरान के मिनिस्टर्स ने क्लियर की कि जो अटैक हुआ उसमें उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये जाहिर सी बात है। उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि बॉम्ब साइंस के ऊपर नहीं गिराया जा सकता। इसका मतलब है जो बॉम्ब मेकिंग नो हाउ है वो अभी भी उनके पास है और वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसका वो सपोर्ट सिस्टम उनके पास चाइना है, रशिया है, वेयरविदॉल के लिए, मटेरियल के लिए। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि साइंस को बॉम्ब नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि नो हाउ पर साइंटिस्ट को तो मैम करा जा सकता है। ये मैं कह रहा हूं कि भाई साइंटिस्ट को तो निपटाया जा सकता है। पहले दिन ही उनके जो 14 साइंटिस्ट थे उनको वाइप आउट कर दिया गया, उनकी ईरान की जो सीनियर जो जनरल्स थे उनको वाइप आउट कर दिया गया। वो इसी जो उनका टैक्टिक्स था उसके तहत किया गया। तो ये बात तो क्लियर है। अब ये बात आती है कि क्या लड़ाई का रीजन
ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना है या रेजीम चेंज है। डे वन से, बल्कि डे वन से बहुत पहले से। लेकिन कैप्टन साहिबा, एक पॉइंट मैं आपका यहां पर पूछना चाहता हूं कि रिजीम चेंज पे जो आप कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट रिजीम चेंज चाहती है, लेकिन रिजीम चेंज मुझे नहीं लगता जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड आप करते हैं रिजीम चेंज हो पाएगा। एक एरियल वॉरफेयर से रिजीम चेंज को आप अचीव करेंगे या फिर वहां की रिजीम को और मजबूत बना लेंगे? रिजीम चेंज के लिए आपको सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, यानी आप इराक समझ लीजिए, आप सीरिया समझ लीजिए, आप अफगानिस्तान समझ लीजिए, ऐसे होता है रिजीम चेंज। सर मैम, इसमें है क्या सच्चाई रिजीम चेंज वाले में? बिल्कुल शिवम, आपने ये बात लेकर आए हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के, तो वी विल गो बैक 1953 में ईरान की ही बात है। CIA ने 1953 में ईरान में तख्ता पलट की थी विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड। CIA ने फंड किया, जो ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज है वहां पर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी हुआ करती थी, और जब ईरान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, जो महमूद जो थे वो आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो उनके लीडर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सारी ऑयल एजेंसीज नेशनलाइज होंगी और ब्रिटेन को कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ये बात ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। ब्रिटेन ने अमेरिका को साथ में लिया और CIA आया, और बिना बूट्स ऑन ग्राउंड वहां की जो लीडरशिप थी उसको ब्राइब किया गया, रेवोल्यूशंस कराए गए और रिवोल्ट्स कराए गए, पार्लियामेंट में इश्यूज कराए गए, और फिर शाह को 1953 में जो प्रो वेस्टर्न थे वो लेकर के आया गया। ये कार्रवाई पूरी उन्होंने विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड की। ठीक है, सेम स्क्रिप्ट रिपीट हो सकती है, लेकिन सेम स्क्रिप्ट उतने हद तक अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तो डायरेक्टली वॉर में है, और पहली बार विश्व में ऐसा हुआ कि किसी न्यूक्लियर पॉइंट पर एग्जैक्टली किसी कंट्री ने अटैक किया हो, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज। ये तो IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने ये कहा जाए श्वेता मैम कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। शबीर सर, आपके पास आते हुए कि ऑलरेडी जो ईरान है वो एक दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, ऑलरेडी आपके यहाँ पर जो है उस तरह की स्थिति बनी हुई है जिसमें आप प्रोवोक्ड हो, जिसमें आप एक हमले वाले जो है पूरी तरह से माइंडसेट में हो। अब ऐसे में अमेरिका का ये हमला कर देना, वो भी उनके न्यूक्लियर साइट्स पे ये हमला कर देना, कैसे देखेंगे इसे फिर हम? कि मत, क्योंकि देखिए अब तो ईरान को लग रहा होगा कि कुछ करूं ना करूं मरना तो तय है, तो अब ऐसे में क्यों ना अब सीधे हमला ही कर लिया जाए, क्यों ना लड़ाई जो है वो सीधी ही अब चल जाए। असल में आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर लड़ना ही है, ये जीने नहीं दे रहे, तो फिर क्यों ना लड़ कर मारा जाए। ठीक है, ये जो कल मैं पढ़ रहा था, सदर ईरानी वो कह रहे थे कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। उसने कहा इवन ईरान इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे लिए इस्लाम इम्पोर्टेंट है, हम उसके दिफा के लिए लड़ रहे हैं। तो वो उसकी सोच कुछ और तरह की है, ये बात होगी। अभी ये बार बार मैं दोबारा एम्फसाइज करता हूँ, ये कहते हैं कि तबाह कर दिया गया। भाई अगर तबाह किया जाए तो कोई रेडियो एक्टिव किसी जगह कोई एविडेंस मिला, कोई ताबकारी फैली है? आंसर इज नो। ये लोगों को, अपनी पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि भाई ताबकारी का मसला, सॉरी रिजीम चेंज का मसला, यस उनका ये एजेंडा है, यहाँ कितनी जगहों पर उन्होंने ये कामयाबी से किया है, लेकिन वी डोंट लिव इन 1953 नाउ। आई हैव रेड दैट, जो मैडम कह रही थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जरा पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं अमेरिका के भी और इसराइल के भी, शाह के लोग भी वहाँ पर हैं, और जो मुल्ला इस्म को नापसंद करते हैं वो लोग भी हैं। लेकिन कैन दे बी इन ए पोजीशन टू टेक इट ओवर? आंसर इज नो। ठीक है, ये हमला करके इन्होंने मजबूत कर दिया ईरान वालों को, ईरान की हुकूमत को मजबूत कर दिया, कमज़ोर नहीं किया। और अब मैं एक बात ये भी कहते हूँ जाते कम व्हाट मे, ईरान विल डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स नाउ। ये बात रुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। वो तो जिस तरीके से आपने बात कही शबीर साहब कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है ईरान, अब वो इस्लाम की लड़ाई इसको बता देंगे। अब इसी को तो कट्टरपंथ कहते हैं कि भाई इसको आप मजहबी चश्मे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद तो 86 वर्ष के हो गए हैं वो, लेकिन अपने पूरे देश को खतरे में डाल देंगे क्या? अच्छा मुझे बताएं प्लीज, इजाजत दें अगर, तो ये जो जिस तरीके से कर रहे हैं, जिसको भी जिस मुल्क भी, कितने मुल्कों, मुसलमान मुल्कों पर उन्होंने सिविल वॉर की, उनको तबाह बर्बाद किया, रजीम चेंज की, किसी और मुल्क पर किया इस तरीके से? तो फिर दो लोग पागल तो नहीं है ना, वो देख लें कि किस पर हमला हो रहा है। जातियां, इसराइल ने भी बड़ी जाति की, हमास ने भी जाति की। इसराइल में चेंज का कभी जिक्र हुआ आया?
इसराइल को कहा था कि आप जो है ना फलां जो रेजोल्यूशन है उस पर अमल करें, आंसर इज नो। तो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से कैप्टन देखने यूके को देवनाथ जी, जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ईरान क्या चाहता है, क्या अभी हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर है कि ईरान से ज्यादा अभी रशिया और चीन और नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है? अभी ईरान की ऐसी सिचुएशन है कि आगे का युद्ध किस तरह से होगा, अब ऐसे डिसाइड होगा। अच्छा, इसमें मैं जनाब ये मैं कैप्टन कहना यूके चाहूंगा। देवनाथ जी, मेरा आपसे सवाल है, सर मैं आपके पास आऊं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया और ईरान की बेसिक सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही देश अपने यहाँ न्यूक्लियर हथियार अगर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तो बहुत 10 कदम आगे है। नॉर्थ कोरिया ने तो बार बार धमाके किए हैं और डिक्लेयर भी किया है, उनके न्यूज़पेपर और स्टेट मीडिया में भी आया है जब जब उन्होंने अंडरग्राउंड टेस्टिंग की है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ क्यों नहीं अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल। तो हिम्मत नहीं। ये है कि नॉर्थ कोरिया में कच्चा तेल जमीन के नीचे नहीं है। अगर यही ईरान होता और यहाँ पे केले के पेड़ उग रहे होते तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यह है कि ईरान में केले के पेड़ नहीं उगते, जमीन के नीचे कच्चा तेल। तो और ईरान आखिरी अमेरिका के पॉइंट से देखा जाए आखिरी गुंडा बचा हुआ है पश्चिम एशिया में, जो कि अमेरिका के तलवे नहीं चाट रहा है। सीरिया भी था, लेकिन बशर अल-असाद को इन्होंने एक आतंकी का इस्तेमाल करके, गोलानी साहब का इस्तेमाल करके, गोलानी साहब के ऊपर तो अमेरिका ने $10 मिलियन का प्राइस रखा था के चक्कर में, और एक डिक्लेयर्ड आतंकी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने सीरिया में बशर अल-असाद को भगा दिया रशिया। बिल्कुल। तो आखिरी जो गुंडा बचा है अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, जो नहीं, कि लेकिन उसकी मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में युद्ध किस ओर जा रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? अमेरिका का अपर हैंड है, रशिया का है, चाइना का है, नॉर्थ कोरिया का है, या ईरान का है? इस युद्ध में रशिया का कोई रोल नहीं है। इस युद्ध में चीन का भी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। ईरान ये युद्ध अकेला लड़ेगा, ईरान को किसी ने गुलेल भी नहीं देनी है। तो ये जो मुलाकात विदेश मंत्री की राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो रही है सर, ये क्या कोई रंग लाते हुए चीजें नहीं दिखाई देंगी? यानी कि कोई पिक्चर नहीं आएगा सामने? ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए हैं, वो सद्भावना उनको मिलेगी, उनको पॉलिटिकल कूटनीति सबक मिलेगी। रशिया उनको फाइनेंशियल हेल्प देगा, इंटेलिजेंस मुहैया कराएगा। और रशिया देखो, जो ये ईरान मिसाइलें फायर कर रहे हैं ना, जो हम बोलते हैं जीपीएस गाइडेड मिसाइल, चाहे फतह हो या खुर्रमशर, ये जीपीएस अमेरिकन जीपीएस नहीं है, ये ईरान ना ही है वो एलन मस्क, ना ही एलन मस्क का स्टारलिंक है, ये रशियन ग्लासनोस्ट जीपीएस सिस्टम है। तो रशिया ईरान को इस तरह की सपोर्ट देता रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है सर कि भाई रशिया को अभी ईरान की जरूरत भी है, उनके जो ड्रोन्स हैं, उनके हथियार यूक्रेन के खिलाफ वो यूज कर रहे हैं। फाइनल कमेंट मैम, कैप्टन श्वेता मिश्रा जी आपसे एक लेना चाहेंगे। अब युद्ध की बात हम करते हैं, युद्ध खत्म नहीं होगा, अब गुंडा कौन अच्छा कौन, लेकिन आपका फाइनल एनालिसिस यहां पर कि भाई ये रिजीम चेंज के बाद भी रुकेगा या नहीं रुकेगा, और क्या न्यूक्लियर हथियार रखने का और किसी को अनुमति इसलिए नहीं कि इजराइल पर हमला कर दें, क्योंकि इजराइल खत्म करने के मंशा शुरुआत से ही थी सभी। बिल्कुल। और मैम एड ऑन इसमें कि क्या रिजीम चेंज कराने के लिए अमेरिका को वहां पर इंटरफेयर करने की मतलब क्या अधिकार है, राइट्स है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो देखिए, जैसा कि पहले हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला ऑयल रिजर्व्स के बारे में है, तो रेजिम चेंज भी अल्टीमेटली रेजिम चेंज ही होगा। अल्टीमेटली खमैनी को जाना पड़ेगा, ये मेरा एनालिसिस है। और जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक इजराइल और यूएस उन पर अटैक करते रहेंगे, ये मेरा एनालिसिस है। इमीडिएट आज जो मैं देख रही हूँ, वहां ईरान में जो है उनकी पार्लियामेंट है, उसका अभी मीटिंग चल रहा है। जो गल्फ ऑफ हर्मुज है, वो जो हर्मुज स्ट्रेट है, उसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। वो उसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड के 30% ऑयल बिजनेस, जो ऑयल टैंकर्स हैं जो वहां से पास होते हैं और वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, वो बंद होने की लेकिन अपना भी तो तेल वो बेचना रोक लेंगे। वो कुछ लोग कह रहे हैं ये थोड़ी मूर्खता है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। अब लास्ट के 30 सेकंड्स हैं। शबीर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपका फाइनल कमेंट यहां पर क्या है? इजराइल को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा क्या? शुरुआत से ही तो 6 डे वॉर सब जानते हैं। अच्छा, मैंने आज ये बात भी सुन ली है कि गुंडा अच्छा भी होता है। भाई अच्छा गुंडा कौन है, बुरा कौन है? गुंडा गुंडा होता है। अगर आपने तस्लीम कर लिया कि अमेरिका भी गुंडा है, तो ईरान भी गुंडा है, फिर ऐसे तो फिर दोनों गुंडे। अब वो देवनाथ साहब ईरान को गुंडा बता रहे थे। बस 10 सेकंड सर प्लीज, फाइनल कमेंट। अब देखने बात है, मैं ये कहूंगा कि दिस वॉर विल कंटिन्यू। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने अपना टाइम दिया और यहाँ पर अपनी बातों को रखा है।